नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे पर्यावरण भूगोल में ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के साथ में जोड़कर देखना होगा। ग्रीन हाउस गैसें वो पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद होती है। पृथ्वी पर आने वाले सूर्य प्रकाश का विकिरण जब वापस वायुमंडल में होता है तो ये गैसें प्रकाश को वायुमंडल से बाहर जाने देती है, लेकिन उसकी ऊष्मा को ट्रैप कर लेती है। ग्रीन हाउस गैसें अर्थात ये पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद होती है। सूर्य से आने वाले लघु तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को ये पृथ्वी तक आने देती है, लेकिन पृथ्वी से वापस विकिरण के रूप में वायुमंडल की ओर जाने वाले दीर्घ तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को ये ग्रीन हाउस गैसें अवशोषित कर लेती है और अवशोषित करके ये तापमान में बढ़ोतरी करती है। पृथ्वी के तापमान में ये ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसके अलावा मीथेन। ठंडे जलवायु वाले क्षेत्रों में ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठंडे जलवायु वाले क्षेत्रों में पौधों को उगाने के लिए जो पर्याप्त मात्रा में प्रकाश चाहिए उसको कैसे बनाकर रखा जा सकता है। इसके लिए ठंडे जलवायु वाले क्षेत्रों में एक ऐसी संरचना बनाई जाती है जिसको ग्लास हाउस कहते हैं। इसमें इस ग्लास हाउस में से सूर्य का प्रकाश तो अंदर आ सकता है, लेकिन पृथ्वी से वापस पार्थिव विकिरण के रूप में परावर्तित होने वाला प्रकाश है वो इसी में ही रह जाता है, वापस बाहर इस ग्लास हाउस के बाहर नहीं जा पाता है। तो इसी को हम ग्लास हाउस कहते हैं। इस प्रकार के ताप से ही पौधों के उगने में मदद मिलती है और यही जो प्रक्रिया है ये भी हमारी पृथ्वी पर होती है, अर्थात पृथ्वी पर इसी प्रकार की ग्रीन हाउस गैसें होती हैं जो ये उसके तापमान को बढ़ाने का काम करती है। पृथ्वी के वायुमंडल की जो गैसें सूर्य प्रकाश को अवशोषित कर लेती है उन्हीं को हम ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पृथ्वी को पर्याप्त ऊष्मा मिलती है और पर्याप्त ऊष्मा मिलने के कारण यहाँ की जलवायु रहने योग्य बनती है। लेकिन वर्तमान में औद्योगिक विकास की अंधी दौड़ ने प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की प्रतिशतता में बढ़ोतरी होने के कारण वायुमंडल से बाहर जाने वाले सूर्य प्रकाश की ऊष्मा की ट्रैपिंग है वो ज़रूरत से ज़्यादा होने लगी है। इसलिए हालात ये हो गई है कि पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परत, जिसे सौरमंडल कहते हैं, उसके आसपास जो वातावरण है उसमें पर्याप्त ऊष्मा से भी कहीं अधिक ऊष्मा का जमाव होने लगा है। इसी स्थिति को ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया गया है। ग्लोबल वार्मिंग पर एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। ये रिपोर्ट जारी की गई थी IPCC द्वारा। IPCC यानी इंटर पैनल क्लाइमेट चेंज, अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन के द्वारा इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कार्बन उत्सर्जन की जो वर्तमान दर है वही बनी रही तो 2030 से 2052 के बीच में औसत वैश्विक तापमान है वो इस 1.5 डिग्री की सीमा को पार कर जाएगा। अर्थात वर्तमान में जो औसत वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा तक बना हुआ है वो उससे ज़्यादा होने की संभावना है अगर वर्तमान दर कार्बन उत्सर्जन की यही बनी रही तो। अभी की स्थिति देखें तो विश्व का औसत तापमान पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक हो गया है। वैज्ञानिकों का मानना है औसत वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ोतरी होने पर जलवायु परिवर्तन का बहुत भयंकर प्रभाव पड़ेगा। 2015 में जो पेरिस जलवायु सम्मेलन हुआ उसमें भी यही बात की गई कि औसत वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन आज इन उपायों में ग्रीन हाउस गैसों के अनियंत्रित उत्सर्जन पर रोक लगाना पहली चुनौती बन गया है। अर्थात इन ग्रीन हाउस गैसों का जो वर्तमान औद्योगिक काल है उसमें बहुत ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है तो उस पर रोक कैसे लगाएं ये विश्व के लिए चुनौती बन गया है। और कई वैज्ञानिक शोध पत्रों ने भी दर्शाया है कि औसत वैश्विक तापमान में यदि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की ही बढ़ोतरी होती है तो लैटिन अमेरिकी देश, कैरिबियाई देशों में प्रति वर्ष डेंगू के लगभग 3.3
मिलियन मामलों की रोकथाम संभव है, अर्थात वहाँ पर डेंगू के मामले अधिक है और ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की ही बढ़ोतरी होती है। तो उनके लिए उन देशों में अर्थात लैटिन अमेरिकी देश और कैरिबियाई देशों में डेंगू के मामलों को रोका जा सकता है 3.3 मिलियन मामलों को। 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि से उत्पन्न होने वाली स्थिति की तुलना में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि होने पर वर्ष 2100 तक विश्व 3% अधिक संपन्न हो सकता है। ऐसा भी माना जा रहा है कि औसत तापमान में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि की तुलना में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि होने पर मौसम में चरम परिवर्तन आ सकता है। जैसे अर्थात अगर औसत तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि हो जाती है तो इससे मौसम में परिवर्तन आएंगे, जैसे भारी बारिश आना, सूर्य की तेज़ गर्मी के कारण हीट वेव्स में बढ़ोतरी होना। इस लिहाज से जो IPCC की रिपोर्ट है वो महत्व रखती है, क्योंकि इस रिपोर्ट में प्राथमिकता देते हुए विकल्प अपनाने की दरकार है जो ग्लोबल वार्मिंग के बेहद हानिकारक प्रभाव है उन पर काबू पा सकेगी। ग्लोबल वार्मिंग है वो वर्तमान में एक चिंताजनक विषय है। ग्लोबल वार्मिंग किसी अचानक होने वाली घटना का परिणाम नहीं है। ये जैसे जैसे हम विकास की ओर छलांग लगाने लगे हैं, अर्थात विकास की ज़्यादा विकास करने की ओर बढ़े हैं, तो उसके कारण प्रकृति के साथ खींचतान का दौर शुरू हुआ है और ज़्यादा कारखानों की स्थापना करने से उनसे निकलने वाला जहरीला धुआं, रेफ्रिजरेटर, AC जैसे उपकरणों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों ने वातावरण को ज़रूरत से ज़्यादा गर्म किया है। एक समय था जब वन एक बेहतर कार्बन सिंक की भूमिका निभाते थे। कार्बन सिंक का अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों को पर्याप्त मात्रा में अवशोषित कर लेते थे। अर्थात जहाँ पर वृक्ष ज़्यादा होते हैं वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो संतुलित रहती है, क्योंकि वन है वो कार्बन सिंक का काम करते हैं, ये ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित कर लेते हैं। एक आंकड़ा के मुताबिक अगर देखें तो 1990 से 2007 के दौरान विश्व भर में प्रतिवर्ष लगभग 2.4 गीगाटन कार्बन का भंडारण किया था, लेकिन वनों का वर्तमान में लगातार उन्मूलन हो रहा है। इससे स्थिति चिंताजनक हो गई है, क्योंकि इससे पृथ्वी का औसत तापमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2100 तक ग्लोबल जो तापमान है उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की बढ़ोतरी तक सीमित रखने के लिए ये जरूरी है कि वन कार्बन का बड़ी मात्रा में संचयन करे, अर्थात वनों की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि अगर तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही बढ़े तो कार्बन डाइऑक्साइड का वन बड़ी मात्रा में अवशोषण करे। तो इसके लिए हमें वनों के उन्मूलन को रोकना होगा या फिर बड़ी मात्रा में वन लगाना होगा, वन क्षेत्र में बढ़ोतरी करनी होगी। परिवहन क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र भी हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में सहायक है। इसके अलावा सैनिटेशन सेक्टर की बात करें तो ये भी बड़ी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन करती है। मीथेन गैस भी एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तुलना में भी कहीं अधिक नुकसानदेह है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम क्या होंगे? ग्लोबल वार्मिंग से सूखे की जो बारंबारता है उसमें इजाफा होगा, यानी सूखे लगातार उसमें वृद्धि हो सकती है। सूखे में बाढ़ आने की दर में बढ़ोतरी हो सकती है। जो समुद्र तटीय इलाके हैं उनके डूबने का खतरा होगा और भारत को प्रति टन कार्बन उत्सर्जन पर $90 का नुकसान होगा। फसल की उपज में गिरावट होगी और जलवायु दशाओं में बड़ा परिवर्तन होगा। 2050 तक गरीबी में भी लाखों की संख्या में बढ़ोतरी संभव है। इससे निपटने के उपाय क्या किए जा सकते हैं? छोटे छोटे जो द्वीपीय देश है या कई अल्प विकसित देश हैं वो वैश्विक औसत तापमान में पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में अधिकतम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की बढ़ोतरी होनी चाहिए। वो ऐसा इस चीज़ पर जोर दे रहे हैं, लेकिन इस लक्ष्य को पाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है वो कार्बन उत्सर्जन करने वाले बड़े देश हैं, क्योंकि ऐसे में उन्हीं को सबसे पहले अपने यहाँ होने वाले कार्बन उत्सर्जन में कटौती करनी पड़ेगी। एक दूसरा उपाय ये भी है कि ये अन्य विकासशील और अल्प विकसित देशों को बड़ी मात्रा में वित्तीय और तकनीकी सुविधा मुहैया करा सकते हैं जो विकसित देश है। इसी
आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर जिक्र किया कि चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ और भारत जैसे बड़े कार्बन उत्सर्जन देशों को इस दिशा में गंभीर प्रयास करने चाहिए। इस बात का भी जिक्र किया गया है कि भूमि ऊर्जा, भवन निर्माण, परिवहन और शहरों के प्लानिंग और उनके विकास के मद्देनज़र क्लाइमेट से जुड़े पहलू जो भी है उनको ध्यान में रखना चाहिए। आजकल ऐसी तकनीकें भी ईजाद करने पर विचार हो रहा है जो वायुमंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा को हटा करके उसे स्थायी या अस्थायी रूप से कहीं और स्टोर कर सके, यानी कहीं और स्थानांतरित कर सके, लेकिन अभी तक ऐसी तकनीक विकसित नहीं हो पाई है। इसके अलावा हम उपाय कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले उपकरण हैं, उनके स्थान पर हम जैविक विकल्पों को अपना करके हम ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि करने वाली जो तत्व हैं उनको कम कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में ग्रीन क्लाइमेट फंड का निर्माण, ये फंड क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे देशों के लिए धनराशि मुहैया कराता है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी अगुवाई में निर्माण किया गया है इसका। इसमें $1 बिलियन की धनराशि है 19 प्रोजेक्ट्स को ध्यान में रख कर के मुहैया कराई गई है। इंडोनेशिया में जियोथर्मल एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट, भारत के तटीय इलाकों के संरक्षण से जुड़े प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल है। भारत ने भी पर्यावरण संरक्षण के लिए एक कैंपा फंड बनाया है। कैंपा फंड यानी कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी फंड, अर्थात जो कंपनियां उद्योग या कल कारखानों के लिए वन भूमि का इस्तेमाल करती है वो इसके एवज में कैंपा फंड में पैसे जमा करती है और इस फंड के जो पैसे उनका उपयोग अन्य स्थानों पर बड़ी मात्रा में पेड़ लगाने के लिए किया जाता है। अर्थात जिस भूमि पर उद्योग पेड़ों को या वनों को साफ करके लगाए जाते हैं, तो जितनी भूमि पर उन पेड़ों को साफ किया गया है उसके लिए कैंपा फंड में पैसे जमा करवाती है वो कंपनियां, और किसी दूसरी जगह पर उन पैसों से वृक्षारोपण किया जाता है।